हेलो। हाइड्रोजन एलिमेंट इस कंपाउंड का लास्ट वीडियो है हमारे पास, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और देखिए हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, H2O2 से, ठीक है, H2O। इसको प्रिपरेशन कैसे होता है ध्यान से देखते चलते हैं हम लोग फटाफट। प्रिपरेशन होता है मार्क्स प्रोसेस। मार्क्स प्रोसेस क्या है, जैसे Na2O2, ठीक है ना, Na2O2 लिया मैंने और इसको मैंने H2SO4। अब ध्यान रखने वाली बात है, सल्फ्यूरिक एसिड का आइस कोल्ड लेते हैं, ठीक है ना, ठंडा, ठीक है ना, तो क्या बना लेता है Na2SO4 प्लस H2O। ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो मार्क्स प्रोसेस इसको फर्स्ट प्रोसेस होगा। सेकेंड प्रोसेस कौन है, फ्रॉम हाइड्रेटेड बेरियम पर ऑक्साइड से भी इसको बनाते हैं। देखिए BaO2.H2 प्लस H2SO4, ध्यान दीजिएगा क्या बना लेता है, BaSO4 प्लस H2O2 एक्वस प्लस H2O लिक्विड, ठीक है ना। ये तीसरा जो मेथड है वो आपका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2SO4। ये दो प्रोसेस सिंपल ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ता हूं मैं, जो इंपॉर्टेंट है आपका क्या है, ये आपका है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2SO4। थर्ड प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2SO4। H2SO4 के इलेक्ट्रोलाइसिस से भी हमारा अमोनिया तैयार होता है। कैसे होता है, जब H2SO4 सॉल्यूशन को, ध्यान से सुनिएगा, जब H2SO4 सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं लॉन्ग इंटरवल तक, लंबे टाइम तक, ठीक है ना, तब जाके आपका क्या होता है, आप देख लीजिए H2SO4 को हम लोग क्या कर रहे हैं, लंबे टाइम तक कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, तब हमको मिल जाएगा H2S2O8 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसका नाम क्या होगा, परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। और परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड फिर से ध्यान से देखिएगा, H2S2O8 प्लस 2H2O लिक्विड क्या बन जाएगा, 2H2SO4 एक्वस प्लस H2O, ठीक है ना। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सबसे पहले ये आपका बन गया, ये ध्यान रखना है। अब आते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें। किसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है एंड इसका स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला ये क्या होता है, कौन सा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, ये आपका कलरलेस होता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका कलरलेस लिक्विड है, ठीक है ना, और ब्लूइश, थोड़ा सा ये ब्लूइश कलर का होता है, ब्लूइश टिनेज, थोड़ा सा ब्लूइश दिखता है, किस कलर का दिखता है, ब्लूइश कलर का दिखता है, कलरलेस, लेकिन हल्का सा उसका टिनेज में ब्लूइश कलर का दिखता है, ऐसे कलरलेस होता है, ठीक है ना। अब आते हैं इसका ड्यू टू हायर एक्सटेंट ऑफ, ये ध्यान रखना, सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट हो गया कलरलेस बट ब्लूइश, थोड़ा सा ड्यू टू हायर एक्सटेंट ऑफ H बॉन्ड, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए सब हायर एक्सटेंट ऑफ H बॉन्ड, देखिए H2O2 का अगर मैं देखो HOOH और वाटर का देखो HOH, ध्यान से देखिए H इसमें और इसमें की बात की जाए तो किसमें ज्यादा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें ज्यादा होगा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं बात करूं, अगर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर की, तो H2O2 का सबसे ज्यादा, फिर आपका D2O का, और फिर आपका H2O का, सबसे कम H2O का। इसका आपको पता भी है 100 डिग्री, इसको मैं अभी जस्ट बताया था 101.4 डिग्री, और इसका लगभग 130 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो दो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ लिया, इसका थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज पे हम लोग बात करेंगे अब, ठीक है ना। थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, 30% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, ध्यान दीजिएगा, थर्ड प्रॉपर्टी 30% सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है ना, क्या हमारा H2SO4 को
ध्यान देंगे, इसको बोलते हैं पर हाइड्रोल, पर हाइड्रोल आप ध्यान रखिए। चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होता है किसका, पर ऑक्साइड, ठीक है ना। देखो इसका स्ट्रक्चर होता है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, बोथ इन गैसियस और सॉलिड फेज में एक इसकी तरह काम करता है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। जैसे मैं अगर ड्रॉ करूं इसको, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ से यहाँ तक मैंने ड्रॉ किया, यहाँ H O O H, ठीक है ना। तो ये जो है इनके बीच का एंगल 115 होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइहेड्रल एंगल, डाइहेड्रल एंगल बोलता हूँ, ठीक है ना। और एक ऐसा होता है नॉन प्लेनर होता है। इसमें किस केस में बात कर रहे हैं हम लोग अभी, वेपर फेज। अगर मैं सॉलिड फेज में बात करूं, वही सेम चीज H O O और H, ठीक है ना। इसका डाइहेड्रल एंगल होगा, इसका डाइहेड्रल एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है ना, डाइहेड्रल, ठीक है ना। और इसमें ये चीजें आपको, अच्छा H2O2 में हम लोग पहले भी रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ चुके थे, इसका जो कितना होगा, इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, ठीक है ना। और अब आते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लें, H2O2 के केमिकल प्रॉपर्टीज, सिंपल है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2, क्या होता है, H2O2 जो है एक्वस सॉल्यूशन, ये आपका H2O प्लस हाफ O2 गैस, ठीक है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, H2O2 -1 से -2 में चला गया, तो दैट इज व्हाई देखो H2O2 को अगर मैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट में डालता हूँ, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, जब लाइट में ये रहता है H2O2 तो ये चेंज हो जाता है, और जब चेंज हो जाता है तो देखिए, इसीलिए H2O2 को देख रहे हो, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ये ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो गया, तो इसीलिए हम लोग इसको ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया 0, यहाँ पे H2O2 का ऑक्सीजन का था -1, इसमें चेंज हो गया -2, यहाँ 0, इसीलिए H2O2 को हम लोग क्या करते हैं, स्टोर्ड इन डार्क बोतल, डार्क बोतल में हाइड्रोजन पेरोक्साइड को रखा जाता है, अगर क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में और डार्क रूम में भी रखा जाता है, डार्क रूम। अब देखिए -1 से किसमें चेंज हो गया, -2 और 0 में, सेम ही था, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन, ध्यान रखना है इस सब चीजें आपको, ये आपका डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन होता है। एक इसके बाद इसमें एक और केमिकल प्रॉपर्टी जो आपको ध्यान रखनी है, ब्लीचिंग एक्शन जो होता है इसका, ब्लीचिंग एक्शन, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ H2O2, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ H2O2 इज ड्यू टू द ऑक्सीजन प्रोड्यूस, इसमें इसके कारण ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, इज ड्यू टू ऑक्सीजन प्रोड्यूस, ऑक्सीजन से प्रोड्यूस होने के कारण इसका ब्लीचिंग एक्शन होता है, ध्यान रखना है आपको। जैसे हमने बात किया H2O2 और H2O2 से आपका H2O प्लस O2, और किसके कारण हो रहा है, और ये जो ऑक्सीजन होगा H2O और इसको हम लोग बोलेंगे नेसेंट ऑक्सीजन, बार-बार मैं बता चुका हूं, कंप्लीट ब्लीचिंग एक्शन इसका ज्यादा होता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह और रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर, ये ध्यान रखना है, ऐसे हमने रिडॉक्स रिएक्शन में भी बताया है इसके बारे में, ठीक है ना, फिर भी हम लोग इसको पढ़ेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर, इसका ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर, OIR, ठीक है ना। ऑक्सीडाइजिंग, जब ये ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम करेगा तो खुद क्या होगा, इटसेल्फ रिड्यूस्ड होगा, और इसमें इटसेल्फ ऑक्सीडाइज होगा, ये हम बार-बार टेंस से ही आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए H2O2 खुद रिड्यूस्ड H2O -2, यहाँ देखिए -1 से -2 यानी रिड्यूस हो गया, साथ में 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन,
इस वाले केस में क्या हो जाएगा, H2O2 O2 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिएगा रिड्यूसिंग एजेंट में क्या हो रहा है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या हो रहा है। तो ये क्या करता है, Fe2 प्लस को Fe3 प्लस में कन्वर्ट कर देता है, Mn2 प्लस को MnO2 में कन्वर्ट करता है, किसमें, बेसिक मीडियम में। उसी तरह से Mn+2 को MnO4 माइनस में कन्वर्ट कर देता है, किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। सब आपको ध्यान रखना है। H2S को S में चेंज कर देता है, जस्ट इसके ऑपोजिट हो जाएगा इस वाले केस में, रिड्यूसिंग वाले एजेंट में जस्ट इसके ऑपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको पता ही है, Fe+3 से Fe+2, MnO2 से Mn2 प्लस बेसिक मीडियम, ठीक है ना, इसमें Mn2 प्लस से इधर गया था, फिर आपको MnO4 माइनस से Mn2 प्लस, कौन सा मीडियम, बेसिक मीडियम, ठीक है ना। इसी तरह से MnO4 माइनस से MnO2, ये भी किस तरह का मीडियम, बेसिक मीडियम, ध्यान रखना है। चलिए अब आते हैं एक और चीज, रिएक्शन ऑफ इसका रिएक्शन विद K2Cr2O7, रिएक्शन विद K2Cr2O7, इसमें भी देख लेते हैं क्या होता है। देखिए लिख लीजिएगा सिंपल सा चीज, H2O2 का रिएक्शन हम लोग कराने वाले हैं K2Cr2O7 के साथ। तो H2O2 ऑन ए रिएक्शन विद, लिखिए H2O2 on a reaction with ice cold acidified K2Cr2O7 in presence of ether, फिर से सुन लीजिए, H2O2 on a reaction with ice cold acidified K2Cr2O7 in presence of ether forms deep blue solution, forms deep blue solution due to formation of CrO5। ध्यान दीजिए, फिर से सुन लीजिए इस रिएक्शन को, मेनली आपको इस रिएक्शन को ध्यान रखना है। H2O2 को जब हम लोग क्या करते हैं, K2Cr2O7 के साथ रिएक्शन करते हैं विद H2SO4 के प्रेजेंस में, क्या बन जाता है हमारे पास, और साथ में ईथर रखेंगे तो क्या बन जाएगा, CrO5 प्लस K2SO4 प्लस H2, और मैं इसको बैलेंस कर दे रहा हूँ, 5 यहाँ 2 यहाँ 4, ठीक है। देखिए यहाँ +6 से यहाँ भी +6, आपको याद होगा ये +6 में होता है, आपको देख के ऑक्सीडेशन स्टेट +10 लग रहा होगा, लेकिन +6 में होता है। मैंने आपको रिडॉक्स में भी बताया था, क्रोमियम परऑक्साइड, आपको याद होगा ये किस कलर का होता है, डीप ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है, डीप ब्लू कलर का होता है, और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ब्लू बटरफ्लाई, ब्लू बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर, ब्लू बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। और मैं इसको इस तरह से भी इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ब्लू बटरफ्लाई स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है, Cr डबल बॉन्ड O O O, और इसमें कितने परऑक्सी लिंकेज हो गए, कौन सा लिंकेज हो गया, परऑक्सी लिंकेज। ये भी आपका कैसा लिंकेज हो गया, परऑक्सी लिंकेज। और आपको पूरा का पूरा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +6। कैसे, इसके कारण -1 -1 -1 -1 और प्लस, यानी इसके कारण इसका -1 इसका +1, फिर से सुन लीजिए, इसके कारण इसका -1 इसका +1 +1 +1 +1, और ये 2 है तो +2, यानी टोटल कितना होगा, ++++4 और 2 +6 होता है। और इसी कारण से इसको क्या बोलते हैं, ब्लू कलर का बोलते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा इसमें एक चीज है जो आपको एनसीईआरटी से भी देख लेना है, वैसे मैं बता भी दे रहा हूँ, डाई हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। हाइड्रोजन एज अ फ्यूल आपको पता है, हाइड्रोजन का यूज हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल में करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये लार्ज क्वांटिटी में हीट ऑफ कंबंशन देता है। हाइड्रोजन लार्ज क्वांटिटी में हीट ऑफ कंबंशन देता है, हीट ऑफ कंबंशन देता है, जलाने के इसमें लार्ज हीट ऑफ कंबंशन देता है। उसके बाद ये पेट्रोल वगैरह से ज़्यादा
एनर्जी प्रोड्यूस करता है। उसके बाद हाइड्रोजन इजीली बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, ठीक है ना, और ये पेट्रोल डीजल से ज़्यादा एफिशिएंट है, इसीलिए इसका यूज़ हम लोग बहुत जगह कोल के जगह पे भी इसका यूज़ करते हैं। लेकिन हाइड्रोजन में कुछ प्रॉब्लम भी है। क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि ये इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है, इसको स्टोर करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है ना। और ये इसको जैसे हाइड्रोजन गैस को कन्वर्ट करने में लिक्विड में, ठीक है ना, इसको कूलिंग करना पड़ता है 20 केल्विन पे, और जिसके कारण डाई हाइड्रोजन गैस को कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड स्टेट में कूलिंग करना पड़ता है 20 केल्विन पे, और उसको 20 केल्विन पे रखना पड़ता है। तो इसके लिए हमको जो टैप की जो ट्यूब की ज़रूरत पड़ती है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी हो जाता है। तो ये सब चीज़ें थी, आपको एक बार गो थ्रू हो जाना है एनसीईआरटी से। मैंने इस तरह से हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड का चैप्टर खत्म किया। आप एक बार गो थ्रू जरूर हो जाइएगा, एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर लीजिएगा। इतना ही आज के लिए, थैंक यू।